नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। ये हमारे भारत का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत तो 2020 में हुई थी, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के हस्तक्षेप के चलते हुए, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का हवाला देते हुए एनजीटी ने इस पर रोक लगा रखी थी। 16 फरवरी 2026 को इस पर निर्णय लिया गया और कहा गया कि इस प्रोजेक्ट के शुरुआत होने से हमारे भारत को बहुत ही आसानी होगी इंटरनेशनल ट्रेड करने में। हमारे भारत में विकास के कार्यों को और बढ़ावा दिया जा सकेगा। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का बायोडायवर्सिटी के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं क्या है ये प्रोजेक्ट और क्यों है ये बेहद ज्यादा जरूरी प्रोजेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड और डेवलपमेंट को लेकर के। दरअसल में दोस्तों, अंडमान निकोबार की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे भारत का एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। इसके एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, वहीं दूसरी तरफ है अंडमान सी। ये दो भागों में विभाजित है। एक भाग है इसका अंडमान और दूसरा भाग है निकोबार। अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार की अगर हम बात करेंगे तो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम आइलैंड है, जिस आइलैंड के ऊपर हमारे इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट भी लोकेटेड है। ग्रेट निकोबार खास करके जाना जाता है बायोडायवर्सिटी के लिए, क्योंकि यहां पर गैलेथिया और कैंपबेल नाम से हमारे भारत के दो नेशनल पार्क हैं। ये नेशनल पार्क जाने जाते हैं अपने आप में निकोबारी पिजन के लिए, खास करके डुगोंग के लिए, और अदर हम बात करेंगे तो यहां पर बहुत सारे इक्वाटिक ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों मैं अंडमान निकोबार की लोकेशन के बारे में बात करूंगा आपसे, तो आपको दिख रहा होगा कि ये अंडमान निकोबार है। इसके यहां नॉर्थ में एक चैनल पड़ता है जिसे कहा जाता है कोको चैनल, और जो ये कोको चैनल है ये अंडमान निकोबार और इसके ऊपर में स्थित जो म्यांमार कंट्री है इन दोनों को अलग करता है। इधर है अंडमान निकोबार के बंगाल की खाड़ी, वहीं इधर के साइड में जो पड़ता है ये पड़ता है अंडमान सी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पड़ता है ग्रेट चैनल। यहां पर जो ग्रेट चैनल पड़ता है अंडमान निकोबार के, ये अलग करता है अंडमान निकोबार को किससे, तो आपका आंसर होगा इंडोनेशिया से अलग करता है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर ये वाला जो आप एक नैरो वाटर बॉडी जो देख रहे हो, इसे कहा जाता है मलक्का स्ट्रेट। ये है मलक्का जल संधि, और ये वो जल संधि है मलक्का जल संधि जिससे होकर के इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये वही मलक्का स्ट्रेट है जहां से होकर के लगभग पूरे विश्व के व्यापार का लगभग 30 से 35% जो व्यापार है वो इसी जल संधि से होकर के किया जाता है, और खास करके 60% से लेकर के 70% जो चाइना अपने यहां पर क्रूड ऑयल का व्यापार करता है वो इसी जल संधि से होकर के गुजरता है। अब अगर मैं बात करूंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या खास है प्रोजेक्ट और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, तो दरअसल में दोस्तों जब हम अपने भारत की स्थिति को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे भारत में व्यापार जो समुद्र से किया जाता है वो एक ट्रांसशिपमेंट व्यापार किया जाता है, ना कि डायरेक्ट शिपमेंट व्यापार किया जाता है। ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसके पीछे कारण है, देखो ध्यान से। जैसे मान के चलो आप कहीं से भी यहां से अगर आपने पेट्रोलियम खरीदा, मतलब कि आप हुर्मुज स्ट्रेट से होकर के आप हमारे भारत में पेट्रोलियम को लेकर आना चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, हमारे भारत में ये डायरेक्टली किसी भी पोर्ट पर न जाकर के हम यूज करते हैं खास करके या तो कोलंबो पोर्ट को, या फिर ये सीधा सीधा हम इसको लेकर के जाते हैं यहां से सिंगापुर पोर्ट की तरफ लेकर के जाते हैं। तो हमारे भारत में कंडीशन क्या है, डायरेक्ट पहले क्या किया जाएगा, यहां से हमने खरीदा, खरीदने के बाद एक बड़े पोर्ट पर रखा जाए, लेकर जाया जाएगा। बड़े पोर्ट्स पर फिर इसको उतारने के बाद फिर यहां से छोटे छोटे शिप में हमारे इंडिया तक लेकर के आया जाएगा। तो ये हमारे भारत के लिए एक समस्या उत्पन्न करता था कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर व्यापार को करने के लिए, क्योंकि हमारे भारत में डायरेक्ट शिपमेंट व्यापार का प्रोसेस नहीं था, डायरेक्ट शिपमेंट के अंतर्गत व्यापार करने की प्रक्रिया नहीं थी। तो अभी 2020 में वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए भाई साहब, जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार बिल्कुल मलक्का स्टेट के लगभग पास में जाकर के पड़ता है, तो क्यों ना इस ग्रेट निकोबार आइलैंड पर एक बड़े स्तर का यहां पर एक सीपोर्ट डेवलप किया जाए, जिससे कि कई सारे फायदे निकल करके आ सकते हैं। फायदे क्या क्या होंगे, पहला फायदा तो इससे यह हो सकता है कि हम मलक्का स्ट्रेट के नजदीक होंगे तो हम यहां से व्यापार को और आसान बना सकते हैं।
दूसरा, हमारे भारत के पास डायरेक्ट शिपमेंट वाला व्यापार का प्रोसेस होगा, हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा और हम आसानी से अन्य देशों के साथ बड़े स्तर पर व्यापार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज, इंडियन ओशियन में हमारी जो स्थिति होगी वो और ज्यादा मजबूत होगी। व्यापार जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे भारत में विकास के कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। इधर अगर हम बात करेंगे तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, साउथ चाइना सी वाले क्षेत्र में, चाइना अपना बड़े स्तर पर इंफ्लुएंस क्रिएट किए हुए है और चाइना लगातार इधर की तरफ बढ़ता ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम चाइना का मुकाबला करने के लिए इंडियन ओशियन में अपनी स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन ओशियन में अपनी स्थिति को मजबूत करना इसलिए और ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंडियन ओशियन में पाए जाते हैं मैग्नीज नोड्यूल्स, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा वैल्यू भी है। प्रेजेंट टाइम में भारत को अधिकार मिला हुआ इन नोड्यूल्स का एक्सट्रैक्शन करने का। तो इंडियन ओशियन में इस पोर्ट के डेवलप होने से हमारी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत होगी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। साथ ही साथ हमारे डिफेंस सिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यहां पर हम सी पोर्ट के साथ साथ एयरपोर्ट को भी विकसित कर सकते थे। अगर एयरपोर्ट विकसित होगा तो यहां से हमारी मिलिट्री जो है, हमारी जो आर्मी है, वो भी रैपिड एक्शन ले सकती है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था लगभग 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप 3 से 4 जो मेन पॉइंट हैं वो यहां पर जो फोकस कर रहे हैं उन पर काम होना जरूरी था। 2023 में जब लीगल एक्शन के लिए इस पर काम किया गया तो 2026 में जाकर के एनजीटी ने इसको मंजूरी दी है। अब एनजीटी ने क्यों इस पर रोक लगा रखी थी, तो इसके पीछे कारण था, क्योंकि यहां पर काफी बेहद अलौकिक और अद्वितीय प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो एनजीटी का यह कहना था कि अगर आप यहां पर डेवलपमेंट के कार्यों को बढ़ावा दोगे, आप यहां पर मशीनरी टूल्स को बढ़ावा दोगे, आप यहां पर नेविगेशन को बढ़ावा दोगे, तो ऐसी स्थिति में जो बायोडायवर्सिटी यहां पर मौजूद है, वो डायवर्सिटी जो है वो कहीं ना कहीं उसके खत्म होने का डर होगा। और एनजीटी का काम ही यह है कि पूरे विश्व में एनजीटी का काम ही यह है कि जो बायोडायवर्सिटी है उस बायोडायवर्सिटी का लगातार कंजर्वेशन करते हुए हर एक संरक्षण के लिए संभावित प्रयास को बढ़ावा देना। अब मैं इसके मैप की तरफ लेकर चलता हूं आपको, दरअसल में प्रोजेक्ट है क्या। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर यह प्रोजेक्ट जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड पर कंडक्ट किया जाएगा। यहां पर सबसे पहले पॉइंट में आप देखोगे कि जो गैलेथिया खाड़ी है, इस गैलेथिया खाड़ी में हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले नंबर पर यहां पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसमिट टर्मिनल बनाया जाएगा। यानी ये वो पॉइंट होगा जहां पर जो कंटेनर है उनका शिपमेंट किया जाएगा और वो भी इंटरनेशनल लेवल पर किया जाएगा। सेकंड, अगर हम बात करेंगे तो यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा और जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा ये कम से कम 4,000 प्लस पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाला होगा, यानी कि एक बड़े स्तर का यहां पर एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट को बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाएगा, जिससे कि इसका यूज सिविलियंस तो करेंगे, साथ ही साथ मिलिट्री और डिफेंस पर्पस से भी इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यहां पर तीसरे नंबर पर जो ये वाला कैंपवेल वे के पास वाला जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, यहां पर एक टाउनशिप और डेवलपमेंट एरिया विकसित किया जाएगा, जिससे कि यहां पर जितने भी कार्य हैं उनको आसान बनाने के लिए मार्केट को डेवलप भी किया जाएगा, जिससे कि यहां पर काम करने वाले लोगों की आवश्यकता को भी अच्छे तरीके से पूरा किया जा सके। और जब ये टाउनशिप एरिया को डेवलप किया जाएगा तो यहां पर टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर आवागमन बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, यानी बेसिक नीड की जो सुविधाएं होती है हमारी, उनको बढ़ावा मिलेगा। चौथे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर इस एयरपोर्ट और यहां पर जो टर्मिनल है, जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, इनको रेगुलेट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहां पर पावर प्लांट को भी विकसित किया जाएगा। यानी ओवरऑल 4 स्टेप में काम किया जाएगा। पहले स्टेप में टर्मिनल विकसित किया जाएगा, दूसरे स्टेप में एयरपोर्ट होगा, तीसरे स्टेप में यहां पर एक बड़ा डेवलप्ड एरिया होगा और चौथे में इन सब को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं हमें यहां पर पावर प्लांट भी लगाना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो यह हमारे भारत के लिए बेहद खास है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि यहां से हम क्योंकि इस वाले क्षेत्र से होकर के हम अपने व्यापार के साथ साथ डिफेंस सिस्टम को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो यह हमारे भारत के लिए विकास के कार्यों में एक पत्थर का मील जरूर साबित होगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों, कुछ यूनिक पॉइंट अंडमान निकोबार के बारे में देख लेते हैं।
अंडमान निकोबार में 10 डिग्री चैनल के ऊपर का जो भाग है इसे अंडमान कहा जाता है, वहीं जो 10 डिग्री चैनल के नीचे का जो भाग है इसे कहा जाता है, ऊपर का अंडमान नीचे का निकोबार कहा जाता है। अंडमान निकोबार टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। यहां पर 3 मुख्य आइलैंड हुआ करते थे, जिनमें से एक का नाम था रॉस आइलैंड, एक का नाम था हैवलॉक, एक का नाम था नील। तीनों के नाम चेंज कर दिए गए। रॉस आइलैंड का नाम कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, वहीं नील आइलैंड का नाम कर दिया गया है शहीद आइलैंड, और स्वराज आइलैंड नाम कर दिया गया है हैवलॉक आइलैंड का, जहां सबसे ज्यादा पब्लिक जो है वो टूरिज्म के लिए जाती थी। अगर मैं बात करूंगा दोस्तों यहां पर साउथ अंडमान की, तो जो साउथ अंडमान वाला क्षेत्र है यहां पर साउथ अंडमान वाले क्षेत्र पर है यहां की कैपिटल, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है विजयपुरम नाम कर दिया गया है। अंडमान निकोबार पर एक रिवर फ्लो करती है, उस रिवर का नाम है कालपोंग रिवर, और ये यहां का एक प्रोजेक्ट भी है कालपोंग रिवर के नाम से। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूंगा आपसे, मिडिल अंडमान के ईस्ट में पड़ता है हमारे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम है बैरन द्वीप। इसके अलावा यहां पर बारातंग नाम से मड वॉल्केनो भी है, और डोरमेंट नाम से यहां पर डोरमेंट वॉल्केनो है, जिसका नाम है नारकोंडम। इसके अलावा दोस्तों साउथ अंडमान के इधर ईस्ट में एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है न्यू सेंटिनल आइलैंड। इस आइलैंड पर सेंटिनलीज ट्राइब रहती है, जो कि जानी जाती है वोमैन यानी धनुषधारियों के नाम से इनको जाना जाता है। और इनके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि ये आम इंसानों को देखते ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये चर्चा में तब आया था जब इन्होंने एक जर्नलिस्ट था यूएसए का चाउ नाम से, उसका मर्डर कर दिया था। हमारे अंडमान निकोबार में जो मुख्य जनजातियां देखने को मिलती हैं उनके नाम हैं अंडमानी, निकोबारी, जारवा जनजाति, सेंटली जनजाति, सोम्पेन जनजाति। ये यहां की मुख्य जनजातियां हैं, जिनमें अंडमानीज जो है वो सबसे ज्यादा संख्या में, और यहां पर बहुतायात के साथ साथ यहां पर हम यूं कह सकते हैं कि पावर में भी देखने को मिलते हैं। तो अंडमान निकोबार अपने आप में एक यूनिक यूनियन टेरिटरी है हमारे इंडिया का। यहां डेवलपमेंट के अगर कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा तो डेफिनेटली यहां से हमें केवल और केवल अंडमान निकोबार को फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे पूरे भारत को इस चीज का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।